बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शोहर घर से नहा कर निकलता, पर जैसे ही काम से वापस आता उसके जिस्म और कपड़ों से बहुत बदबू आती, पर उसके हाथ में ढेर सारे पैसे होते। मैं रोज पूछती कि ऐसा कौन सा काम करते हो जिससे इतनी बदबू आती है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। वो हर रोज परफ्यूम की पूरी बोतल खत्म करता। मुझे बहुत हैरानी होती। एक दिन वो जैसे ही घर से निकला, मैं बुर्का पहनकर उसका पीछा करने लगी। वो शहर से दूर सड़क के किनारे बनी एक फैक्ट्री में चला गया। मैं बाहर ही खड़ी देखती रही, पर जो भी वहां से गुजरता मुझे बहुत अजीब नजरों से देखता। मैंने सोचा आखिर अंदर ऐसा क्या है। फिर जैसे ही अंदर जाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा शौहर वहां पर। मेरा नाम हयात है। मैं 3 भाइयों से छोटी और 2 भाइयों से बड़ी हूँ। हम 6 बहन भाई हैं। हमारे अब्बा जान एक फैक्ट्री में मुलाजिम हैं और अम्मा जान कपड़ों पर कढ़ाई करती, फिर जाकर घर का चक्कर चलता था। मगर हमारी पढ़ाई की वजह से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। मैं अपने भाइयों की लाडली हूँ, वो मेरी हर बात मानते। अम्मा जान को ये बात पसंद नहीं थी। वो हमेशा उन्हें टोकती कि इसके यूं लाड ना उठाया करो, लड़की जात है, आगे जाकर सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, जिंदगी बहुत मुश्किल है। यही हाल दादो का था। वो भी इन 5 को डांटती, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं इस वक्त सिर्फ 7 साल की थी जब स्कूल जाते वक्त मेरा बैग यासीन भाई जी ने उठा लिया। वो रोज ऐसे ही करते थे। आते जाते मेरा बस्ता वो उठाते थे, इसलिए आज भी उन्होंने उठा लिया, जिस पर हस्बे तवक्को दादो ने डांटना शुरू कर दिया। इससे कहो खुद उठाए अपना बस्ता, क्या तुम इसके नौकर हो जो हर वक्त इसके काम खुद करते हो। मैं कह रही हूँ ये नकम्मी आगे जाकर ना कटवाएगी। दादो ऊंचा ऊंचा डांटती जा रही थी और मैं उन्हें गुस्से से देख रही थी। रहने दे दादो, क्या हो जाएगा अगर इसका बस्ता मैं उठा लूंगा, और वैसे भी ये भी छोटी है, कैसे इतनी दूर तक बस्ता उठाकर चलेगी, थक जाएगी। स्कूल भी तो दूसरे गांव है, जाते जाते ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। रास्ता इतना लंबा है और हयात अभी बच्ची है, पहले ही पैदल चल चल कर इसके पांव दर्द करते हैं। यासीन भैया ने मेरा हाथ पकड़ते कहा और बाकी सबको आने का इशारा करते बाहर निकले। सारे रास्ते वही मेरा बस्ता उठाते थे। वो मुझसे 6 साल बड़े थे। मैं दूसरी क्लास में थी जबकि वो 7वीं में। भैया जी मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। आधे रास्ते आप थक जाएंगे और स्कूल के बाद आपको होटल भी जाना है, वहाँ भी इतना काम होता है। हाशिर भैया ने कहा। रहने दे हाशी, मैं ठीक हूँ, तुझसे अपना तो उठाया नहीं जाता, गुड़िया का कैसे उठाएगा। वो मुझे प्यार से गुड़िया कहते थे। हाशिर चुप हो गया। दादी बहुत बुरी हैं, मैंने गुस्से से कहा तो यासीन भैया ने मुझे देखा। मेरे चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। बुरी बात है गुड़िया, ऐसा नहीं कहते, अल्लाह जी गुनाह देते हैं। वो नरमी से बोले। मगर वो मुझे डांटते हैं। मैंने कहा तो वो हंस दिए। क्योंकि वो तुझसे मोहब्बत करती हैं, इसलिए डांटती हैं, ताकि तू सुस्त ना हो जाए, वरना वो तुझसे बड़ी मोहब्बत रखती हैं अपने दिल में। यासीन भैया ऐसे ही थे, मोहब्बत से सबके बीच की दूरियां खत्म करने वाले। स्कूल पहुंचकर उन्होंने मुझे मेरी क्लास में छोड़ा और बाकी को उनकी। इनका रोज का मामूल था। वो हम 5 को क्लास तक छोड़ते और फिर अपनी क्लास में जाते। मैं अपनी जगह बैठ गई जब मेरी सहेली मेरे पास आई। हयात, तेरा भैया तेरा बस्ता क्यों उठाता है, तो खुद क्यों नहीं उठाती। मैंने रास्ते में देखा था, तो वैसे ही चल रही थी और वो तेरा बस्ता लिए आ रहे थे। एक तो उसने अपना पकड़ा होता है, एक तो खुद अपना भी पकड़ा देती है। वो तो थक जाता होगा। वो मेरे सामने बैठती बोली। मेरा भैया नहीं थकेगा, तुम सब फिक्र नहीं करो। मैंने गुस्से से कहा। पहले दादी, अब ये दोनों ही मेरी दुश्मन हैं। मैंने दिल में कहा, तुझे कैसे पता वो नहीं थकेगा। वो हैरान हो रही थी, क्योंकि वो बहुत बहादुर है और मुझसे बड़ा प्यार करता है। मेरे अब्बा जान कहते हैं, जो भाई बहनों से प्यार करते हैं वो कभी नहीं थकते, अल्लाह खुद इनकी मदद करता है। मैंने कहा, अच्छा चल छोड़ो, ये बता उर्दू का सबक याद किया, उस्तानी ने सुनना है आज। इसके पूछने पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे हाशिर भैया ने मुझे सारा सबक याद करवा दिया था कल। मैंने उर्दू की किताब निकालते बताया। अच्छा मुझे नहीं आता, मुझे याद ही नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं हो सका। वो दुखी होती बोली, चल फिक्र न कर, मैं हूं ना, मैं तुझे याद करवाती हूँ, अभी उस्तानी नहीं आई। मैंने कहा तो वो खुश हो गई और पढ़ने लगी। 5 मिनट बाद ही उस्तानी आ गई। उनके आते ही शमा उठकर मेरे साथ जगह पर बैठ गई और उस्तानी का पढ़ाया सबक पढ़ने लगी। उससे याद नहीं हुआ सबक इतनी जल्दी, जिस पर उसे उस्तानी से डांट पड़ी और वो रोने लगी। शमा सुन, तू रो मत, तू ना शाम को मेरे घर आना, मैं हाशिर भैया जी से कहूंगी, वो तुझे भी पढ़ा देंगे। मैंने उसे रोते देखकर कहा,
तो वो खुश हो गई। तू सच बोल रही है? उसने आंसू साफ करते कहा। मैंने हाँ में सर हिलाया। शमा के अब्बा इस दुनिया में नहीं थे और अम्मा जी लोगों के घरों में काम करके शमा का और अपना खर्च उठाती थी, मगर वो शमा को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती थी। कुछ देर बाद अंग्रेजी की उस्तानी जी आ गईं और सबक सुनने लगी, जो मुझे नहीं आया क्योंकि मैंने याद ही नहीं किया था। मुझे उस्तानी जी से बहुत डांट पड़ी और उन्होंने मुझे मारा, जिससे मेरे हाथ पर चोट लग गई। मैंने भाइयों में से किसी को नहीं बताया क्योंकि वो दुखी हो जाते थे मुझे दुख में देखकर, जो मैं नहीं चाहती थी। स्कूल से छुट्टी पर मैंने हाशिर भैया से कहा कि वो शमा को भी पढ़ा दिया करें। ठीक है हयात, तू जैसा कहे, तुझे जिसमें खुशी मिले, वो मुस्कुराते हुए बोले। हम घर पहुंचे तो यासीन भैया खाना खाकर होटल चले गए। वो रोज होटल जाते और रात देर तक वहीं काम करते। स्कूल का सबक स्कूल में ब्रेक के दौरान याद करते, जब याद ना होता तो रात को आकर याद करते। अम्मा जी, भैया जी कब वापस आएंगे? मैंने खेलते हुए पूछा। रात 10 बजे, अम्मा जी ने जवाब दिया। तो क्यों पूछ रही है? वो मुझे देखते बोली। मुझे हाशिर भैया से नहीं पढ़ना, यासीन भैया से पढ़ना है। मैंने मुंह बनाते कहा तो वो अफसोस से सर हिलाने लगी। हयात, तुझे भी चैन नहीं है? उन्होंने मुझे घूरते कहा। वो बहुत देर से आएगा और पहले भी तुझे हाशिर ही पढ़ाता है। अब क्या मसला है जो तुझे उससे नहीं पढ़ना? अम्मा जी ने गुस्से से पूछा। वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, अपना याद करने लगते हैं। मुझे अब यासीन भैया से ही पढ़ना है बस, मैंने मुंह बसोरते जिद्दी लहजे में जवाब दिया। देख हयात, तू जानती है ना तेरा बाप कितनी मेहनत करता है, फिर इस घर की दाल रोटी चलती है। अब खैर से यासीन के जाने से घर के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। अगर तू जिद करेगी तो वो जाने से इनकार कर देगा और फिर से तेरे अब्बाजी पर सारा बोझ आ जाएगा। तू चाहती है तेरा बाप थक जाए? वो मुझे देखती समझा रही थी। आखिर में पूछने लगी, पर अम्मा जी आप नहीं जानती, हाशिर ने मुझे कल अंग्रेजी का सबक याद नहीं करवाया। उस्तानी ने मुझे मारा था आज। मैंने उन्हें अपने हाथ दिखाए तो वो देखकर तड़प गई। तेरे हाथ पर तो चोट लगी है हयात। वो डांटती जरूर थी मगर मुझसे मोहब्बत भी करती थी। भैया भी यही कहते थे। अच्छा, मैं कह दूंगी हामिद से, वो तुझे पढ़ा दिया करेंगे। आधा वो पढ़ाएगा और आधा हाशिर। यासीन तो थक जाता है, वो तुझे पढ़ा ना सकेगा। और तू किसी को मत बताना कि तेरे हाथ पर चोट लगी है, वरना सब परेशान हो जाएंगे। अम्मा जी ने मेरा हाथ सहलाते कहा। तब तक शमा भी आ गई और हम दोनों हाशिर भैया से पढ़ने लगी। यूं ही रोज शमा और मैं हाशिर भैया और हामिद भैया से पढ़ते। वक्त गुजरता गया। यासीन भैया ने 10वीं के पेपर दिए और फिर प्राइवेट पढ़ना शुरू किया। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। हाशिर और हामिद दोनों जुड़वा थे। जिनका मैट्रिक मुकम्मल हुआ तो उन दोनों ने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। वो रोज शहर जाते, जिससे उन्हें खासी तंगी होती। अब्बा जी इजाज़त दे दें, ब्राय मेहरबानी हमें हॉस्टल रहने की। आपको नहीं पता इतना वक्त लगता है रोज शहर जाने में और दिक्कत भी बहुत होती है, बस धक्के खाते हैं। हाशिर और हामिद अब्बा जी के पास बैठे मिन्नत कर रहे थे, मगर अब्बा जी का एक ही जवाब था, नहीं। मगर अब्बा जी, हाशिर फिर बोला, अगर मगर कुछ नहीं, इतना खर्चा हो जाएगा। मैं सारी उम्र करता रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होता भारी काम, और यासीन बेचारा मुश्किल से सब कर रहा है। तुम लोगों को नए तजुर्बे करने हैं हॉस्टल में रहकर। वो गुस्से से बोले। अब्बा जी, हमने शहर में काम ढूंढ लिया है, कॉलेज के बाद वही करेंगे। हामिद जल्दी से बोला। यासीन भैया इसकी बात पर चौंक गए। तुम लोग काम नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ तुम सब अच्छी तालीम हासिल करो और कुछ बन कर दिखाओ। यासीन भैया ने सख्ती से कहा। लेकिन भैया, काम करने में क्या हर्ज है, और आप भी तो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, फिक्र नहीं करें, हम अपनी पढ़ाई का हर्ज नहीं होने देंगे। हामिद ने उनके पास बैठते कहा। हामिद सही कह रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो। हाशिर भी जल्दी से बोला। ठीक है, मगर ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा मत करना और किसी की बहस या लड़ाई में अपनी टांग मत अड़ाना। यासीन भैया ने नरमी से कहा। अब्बा जी चुप रहे और जानते थे यासीन भैया कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं। इनका इजाज़त देना मतलब अब्बा जी का इजाज़त देना। आपको शिकायत नहीं मिलेगी। वो दोनों खुशी से बोले। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी पर वो दोनों हॉस्टल का पता कर आए और फिर 2 दिन बाद यासीन भैया खुद उन्हें छोड़ने गए। वक्त का पहिया चलता रहा। मेरा मैट्रिक पूरा हो गया और मैं घर बैठ गई।
अब्बा जी ने इजाजत नहीं दी क्योंकि कॉलेज शहर में था, गांव से दूर, रोज का आना मुश्किल था। इसीलिए तो हाशिर हामिद ने हॉस्टल रहने की जिद की थी। वो वहां रह रहे थे और मैं हॉस्टल नहीं रह सकती थी क्योंकि मैं लड़की ज़ात हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन चुप रही, वजह कि मैं अपने अब्बा जी से नाराज नहीं हो सकती थी। अब्बा जी, मैं भी यासीन भैया की तरह प्राइवेट पढ़ लेती हूँ। मैंने अब्बा जी से कहा। जो खाना खा रहे थे उनके हाथ रुक गए और वो मुझे देखने लगे। मैंने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए थी। हयात, तू जानती है सब, फिर भी। अब्बा जी की बात पर मैंने नजरें चुरा लीं। उनकी कुछ दिन पहले वाली बातें दिमाग में गर्दिश करने लगीं तो मैं अपनी नम आंखें साफ करती उठकर कमरे में आ गई। वहीं लेटकर रोने लगी। न जाने अब्बा जी क्यों ऐसा कर रहे थे। मैं वहीं बैठी सोच रही थी। इसी में वक्त काफ़ी गुजर गया। जब बाहर से यासीन भैया के पुकारने पर मैं उठी, वो मुसलसल मुझे बुला रहे थे। हयात, हयात कहाँ हो तुम? हयात, अम्मी जी हयात कहाँ है? वो बेसब्री से मुझे बुला रहे थे। अम्मी जी को देखकर उनसे पूछने लगे, क्या हो गया है यासीन, क्यों गला फाड़ रहा है? आ रही होगी, अंदर कमरे में ही होगी। उसने कहाँ जाना है? अम्मा जी ने डांट कर कहा। भैया जी मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मैं कमरे के दरवाजे पे खड़ी पूछने लगी। हयात इधर आ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। वो हाथ में पकड़े बैग मेरी तरफ करते बोले। क्या है भैया जी? मैं उनके पास जाती पूछने लगी। ये देख और बता कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वो खुशी से पूछ रहे थे। मैंने बैग खोल कर देखा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। भैया जी ये तो बहुत प्यारा है, देखें अम्मा जी। मैंने सूट निकालकर अम्मा जी को दिखाया जो देखकर मुस्कुरा दी। मैंने देखा तो मुझे लगा तुझ पर अच्छा लगेगा। मैंने बिना देर किए खरीद लिया। तुझे पसंद आया ना, सच्ची बता? वो पूछ रहे थे। हाँ भैया जी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस ईद पर यही पहनूंगी। अब मैं उसे अपने कमरे में रख कर आती हूँ। मैं कहते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, मगर मेरे कदम अम्मा जी की बात पर रुक गए। चेहरे पर बिखरी खुशी सिमट गई। अम्मा जी की बात सुनकर भैया जी ने मुझे देखा और आंखों से ही तसल्ली दी। मैं जबरदस्ती हंस दी। अम्मा जी आप ऐसी बातें ना किया करें, हयात को बुरा लगता है और मैं नहीं चाहता वो दुखी हो। मुझे वो बहुत प्यारी है। वो समझा रहे थे। मैंने सूट अलमारी में रखा और बाहर निकल आई। वो घर से बाहर जा चुके थे और अम्मा जी कढ़ाई कर रही थीं। मैं भी उनका साथ देने लगी। मुझे काफी हद तक अम्मी जी ने सिखा दी थी। कुछ दिनों बाद हाशिर और हामिद घर आए। उनके कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। वो किसी एकेडमी में पढ़ाते थे सेकंड टाइम, जिससे हॉस्टल का खर्च अच्छे से हो जाता था और वो काफ़ी हद तक अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठा रहे थे। हाशिर, हामिद, तुम लोग अब आगे पढ़ोगे या बस कर दी पढ़ाई? अम्मा जी इन दोनों के पास बैठती पूछ रही थी। अम्मा जी अभी तो कुछ नहीं सोचा। हामिद ने कहा, सोचना क्या है, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। देखिएगा अम्मा जी, अब्बा जी, मेरे सारे भाई पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएंगे। भैया जी की बात सुनकर मैं उदास हो गई। काश वो मेरा भी सोच लेते। मुझे पढ़ने का इतना शौक था मगर कुछ हो नहीं सकता था। वक्त का पहिया चल रहा था। यासीन भैया की शादी करने का सोचती अम्मा जी उनके लिए लड़की ढूंढ रही थी और एक लड़की उन्हें पसंद आ गई। बस फिर क्या था, अम्मा जी की ख्वाहिश थी कि शादी दिनों में हो जाए और वो अपनी ये ख्वाहिश बता चुकी थीं लड़की के घर वालों को और वो थोड़े परेशान हो गए। बहन, हमने तो जहेज बनाना है, अभी फिर शादी करनी है। सोहा के वालिद ने कहा, हमें जहेज की ज़रूरत नहीं, आप बस ज़रूरत की अशिया दें, अपनी बच्ची को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा जी ने कहा, फिर भी वक्त तो लगता है मासी कुछ बनाने में। सोहा के भैया ने मुस्कुराते कहा, ठीक है 2 महीनों का वक्त ले लें आप लोग, फिर हम बारात ले आएंगे। अब्बा जी ने कहा तो वो मुस्कुरा दिए। 2 महीने यूं गुजरे मानो दिन गुजर गए और सोहा शादी करके घर आ गई। अब वो मेरी भाभी के ओहदे पर फाइज थी। तुम क्या करती हो हयात? उसने मेरे सामने बैठते पूछा। मैंने चौंक कर उसे देखा। कुछ नहीं, बस यही घर के काम, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। अच्छा, उसने हंसकर कहा और फिर जो सवाल उसने पूछा मैं हैरान रह गई। अभी उसे आए दिन ही कितने हुए थे और वो ऐसी बातें सोच रही थी। मैं हैरान परेशान बैठी रही जबकि वो अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन गुजर गए जब मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का सोहा भाभी के खानदान से था। मुझे बस इतना पता था, अम्मा जी और अब्बा जी ने भाइयों से मशवरा करके हाँ कर दी और फिर कुछ ही वक्त बाद मेरी शादी जिब्रान से हो गई। वो लोग शहर में रहते थे। जिब्रान अपने वालदैन का इकलौता बेटा था।
ان کا گھر بہت بڑا تھا، حالانکہ جبران نہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور نہ ہی کوئی کاروبار کرتا تھا، مگر اس کے پاس پیسہ بہت تھا۔ میں بہت حیران تھی اس بات پر۔ جبران روز صبح صاف کپڑے پہن کر جاتا، مگر جب شام کو گھر آتا تو اس کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے اور بدبو اتنی زیادہ آ رہی ہوتی کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ وہ گیٹ سے اندر آتے ہی بنا واش روم میں گھس جاتا اور وہ دیر تک نہاتا، مگر پھر بھی بدبو آتی رہتی۔ مجھے بہت غصہ آتا۔ جبران، آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس میں اس قدر گند ہے، بدبو نہیں جاتی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ یار تم نہیں سمجھو گی، وہ ہر بار یہی جواب دیتا۔ آپ بتائیں گے تو سمجھوں گی نا، میں نے چڑ کر کہا۔ تم چپ نہیں رہ سکتے، تم بس عیش کرو، کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پرفیوم کی پوری بوتل خود پر انڈیلتا بولا۔ روز یہی ہوتا، وہ صاف ستھرا گھر سے جاتا مگر شام کو ناقابل برداشت بدبو لیے آتا۔ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تھے۔ مجھے اب شک ہونے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کا پیچھا کروں گی اور پتہ لگواؤں گی کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اگلے دن وہ جیسے ہی کام کے لیے نکلا، میں نے عبایا پہنا جو کہ پڑوس کی عورت سے مانگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر اپنا پہن کر جاؤں گی تو پہچان لی جاؤں گی، اس لیے اس سے مانگ کر لائی۔ وہ پٹھان تھی اور پٹھان پوری طرح بند عبایا پہنتے ہیں۔ میں نے وہی پہننا مناسب سمجھا۔ میں جبران کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ کئی دفعہ پلٹ کر دیکھ چکا تھا، ہر بار کہیں نہ کہیں چھپ جاتی۔ وہ شہر سے باہر ایک چوراہے پر بنی فیکٹری میں چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ وقت کافی گزر گیا۔ جو بھی مجھے دیکھتا عجیب نظروں سے گھورتا۔ 1 گھنٹہ میں وہاں کھڑی رہی، پھر سوچا کہ اندر جا کر دیکھتی ہوں اندر کیا ہو رہا ہے۔ ویسے بھی وہ علاقہ خاصا سنسان تھا، مجھے وہاں کھڑے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اندر گئی تو سب مزدور کام کر رہے تھے، جب میری نظر سامنے ایک نالے پر پڑی جس میں کام کے دوران کیچڑ گر رہا تھا اور وہاں پانی بھی جمع تھا۔ میری نظر جیسے ہی صفائی کرتے وجود پر پڑی، میری چیخ بلند ہو گئی۔ مشینوں کے شور میں میرا چلانا کہیں گم سا ہو گیا۔ جبران وہاں کام کر رہا تھا اور وہ اس نالے کی صفائی کرتا جا رہا تھا۔ میں اب سمجھی کہ اس کے کپڑے اتنے گندے اور بدبودار کیوں ہوتے ہیں۔ میں چکراتے سر کے ساتھ واپس آ گئی۔ میری ساس اور سسر کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تھے، میں اکیلی تھی گھر پر۔ میں نے عبایا دھو کر پڑوس والی عورت کو دیا اور شکریہ بولتی واپس گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی یاسین بھیا کو کال کی اور انہیں کہا کہ مجھے لے جائیں۔ 1 گھنٹے تک وہ پہنچ گئے۔ میں نے سب کچھ انہیں بتایا تو وہ مجھے لے کر گھر واپس آ گئے۔ سوہا بھابی نے جبران کو اسی وقت کال کر دی۔ گھر میں حاشر بھیا اور حامد بھیا کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ جبران شام کو گھر آ گیا، اس کے وجود سے ابھی تک بدبو آ رہی تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو یہ کام چھوڑ دے، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ یہ سن کر گھر چلا گیا۔ میں اس رات بہت روئی۔ اگلے 2 ہفتے جبران نے کوئی بات نہیں کی۔ سوہا بھابی نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہیں۔ وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گئیں۔ حاشر بھیا اور حامد بھیا کی شادی سر پر تھی اور میں پریشان سی، کبھی یہاں تو کبھی وہاں چکراتی پھر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اچھے عہدے پر فائز تھے، شہر میں گھر بھی لے چکے تھے۔ سب وہاں شفٹ ہوئے تو میں بھی چلی آئی۔ حاشر بھیا نے کہا کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے اگر جبران نہ مانا۔ میرا اسی میں سانس اٹک گیا۔ شادی سے 2 دن پہلے جبران آیا، اس نے میری شرط مان لی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ شادی کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ جبران ایک دکان چلا رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ اب وہ بدبو والا گندا کام نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔